हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को एक ऐसे गेस्ट से मिलवा रहे हैं जो गेस्ट ना हो के आपके शुभांकर भैया भी हो सकते हैं और आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जो देहरादून के नहीं पूरे उत्तराखंड के प्राउड हैं। और इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो अगर हम डिस्कस करें तो परहैप्स हमें 1 घंटा तो केवल डिस्कशन में चाहिए। और वो कई बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है यहाँ पे। इनफैक्ट ही इज़ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, जिनको मैंने पढ़ाया भी है। और वो ओवरऑल ऑलराउंडर हैं, जो एक आइडियली बच्चा सोचता है। बेसिकली आज के टाइम में हर बच्चे का ड्रीम होता है कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, पढ़ाई में भी टॉप हों। और ऐसे ब्लेस्ड बच्चे बहुत ही कम होते हैं हमारी सोसाइटी में। इनफैक्ट ऐसे ब्लेस्ड बच्चे हर पेरेंट्स की चाहत होती है। तो मेरे साथ है शुभांकर मिहिर सेठ, जो IIT बॉम्बे से अपना बीटेक कंप्लीट किए हैं। और मैं आज आपसे उनको मिलवाऊंगा और उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने कैसी अपनी पूरी जर्नी है क्लास 6 ऑनवर्ड्स कैसे स्टार्ट किया, क्या उनके मोटिवेशन थे, कैसा उनका सेल्फ मोटिवेशन था। तो पूरी की पूरी डिस्कशन हम लोग आज करेंगे और ये मुझे लगता है कि आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और प्लीज इनको आप ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये एक भी पॉइंट अगर आपने इनसे कुछ सीख लिया तो परहैप्स आपका ये टाइम है वो बड़ा अच्छा यूटिलाइज कहलाएगा और फ्यूचर में आप नेचुरली कुछ ना कुछ अच्छा कर पाओगे। कई बार हम लोग को एक इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। कई बार हम बार बार इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते हैं। हीरो सोचते हैं कि एक हीरो की लाइफ कैसी है, एक ऐसा बच्चा जिसने अपने एकेडमिक गोल को कंप्लीट किया विदाउट एनी फ्लॉज। ऐसे बच्चों को हम लोग जब करीब से जानते हैं तो हम उससे काफी कुछ सीखते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो परहैप्स आपको आज जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। मैं वेलकम करता हूं शुभांकर। और शुभांकर प्लीज आप बताइए, बेसिकली कई बातें आपसे पूछनी है। तो पहले मैं जानना चाहता हूं कि शुभांकर आप का मोटिवेशन फैक्टर क्या था, आपने कहां से स्टार्ट किया? तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले आप जब छोटे थे तो आपका गोल क्या था? सर ये तो बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि जब से छोटा था तब तो हर स्टेज पे गोल तो बदलता रहता है। बट एक चीज़ जो बहुत कंसिस्टेंट थी, जो मतलब बेसिकली जो मैंने अपने मम्मी डैडी को देख के सीखा, कि दोनों कहते थे कि कुछ भी काम करो, कुछ ऐसा डेफिनेटिव गोल नहीं था, बट ये था कि कुछ बड़ा करना है। मतलब छोटे में खुश नहीं रहना है। मतलब टू एम स्मॉल इज़ अ क्राइम, एक चीज़ थी जो पापा बहुत बार बोलते थे। तो बस उसी से ये था कि जिस भी फील्ड में जाएंगे, जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे, उस जगह बिल्कुल जान झोंक के कुछ बहुत बड़ा काम करना है। अभी तो खैर वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम है, पर ये आउटलुक था शुरुआत से। हमेशा से ही सर साइंस में तो बहुत इंटरेस्ट था, इवन थ्रू स्कूल। तो बीच में आपको तो पता ही है, एक कॉन्फ्लिक्ट आया था कि मैथ्स पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है। बट फिर फाइनली अपने जो स्कूल के सीनियर्स थे, जो मेरे रोल मॉडल्स थे, उनको देख के फिर फाइनली ये डिसीजन लिया कि इंजीनियरिंग करनी है अंडर ग्रेड में। फिर जेई में बैठने का जो इतना टफ डिसीजन रहता है, वहाँ उस डायरेक्शन में आ गए। तो मतलब मुझे एक चीज़ पता चली कि आपने शुरू से ही सोचा था कुछ बड़ा करना है। जी जी। तो मुझे शुभांकर एक और बात बताओ, आपके पहले तो हम अचीवमेंट आपसे सुन लेते हैं, बिकॉज मेरे पास जो लिस्ट है मुझे लगता है वो कम है। बिकॉज आप देहरादून में एक टेस्ट होता है जो यहाँ के स्कूलिंग बच्चों में बड़ा फेमस है, तरुण संगीत करके। जी जी। वो उसमें भी आप क्वालिफाई किए, NTSC KVPY, मुझे लगता है कुछ छोड़ा नहीं आपने। नहीं। तो प्लीज आप जरा, अगर आपको याद हो तो सारे अचीवमेंट अगर बता दें हमें। जी। इनफैक्ट सर ये इतने बड़ा एडवांटेज है देहरादून में रहने का, क्योंकि यहाँ जैसे कि NAB का कल्चर है, NSTSC का कल्चर है। तो NAB तो मतलब क्लास 2 क्लास 3 से हमारे पूरे स्कूल के बच्चे देते थे। थोड़ा सा इसको इलॉबरेट NAB को कर दीजिए। So NAB इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये एक मैथमेटिकल कंपेटिटिव एग्जाम होता है जो तरुण संगीत विचार मंच कंडक्ट करता है हर साल फॉर क्लासेस 2 to 10। एंड ये थोड़ा अप्लाइड रहता है, बट मोर देन दैट एक क्लास 2 से कंपेटिटिव एग्जाम देने की, OMR भरने की एक आदत सी बन जाती है। तो मैं क्लास 2 से क्लास 10 कंसिस्टेंटली मेरे NAB में गोल्ड मेडल्स थे। एक और NSTSC एग्ज़ाम होता है, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो यूनिफाइड काउंसिल कराता है। इसमें ऑल अक्रॉस इंडिया हज़ारों बच्चे बैठते हैं, तो उसमें कई बार मेरी टॉप 100 में रैंक्स आई।
बट आई थिंक जो फर्स्ट बिग एग्ज़ाम था, जो नोटेबल एग्ज़ाम था जिसलिए डेडिकेटेडली अलर्ट से बहुत पढ़ाई करी थी, वो क्लास 8 में NTSC, उस टाइम में NTSC क्लास 8 में होता था। तो एंड उस टाइम 3 स्टेज था, नेशनल, एक आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम होता था, एक नेशनल और फिर एक इंटरव्यू जो प्रोफेसर्स लेते थे। तो मेरा क्लास 8 टू क्लास 9 में मैंने NTSC क्लियर किया था एंड आई थिंक वहाँ से जब वो क्लियर किया तो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं और एग्ज़ाम्स जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स हैं उनमें परफॉर्म करने की पोटेंशियल है। फिर क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स में सर आई हैड 98.4%। आई वाज ऑल इंडिया रैंक 2 इन ICSC। जी। 11th में जब अप्रैल में ही था तब मैंने KVPY क्लियर किया था। KVPY इज़ किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MHRD का एग्ज़ाम होता है और उससे काफ़ी सारे जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc बैंगलोर, IISERS, इनमें डायरेक्ट एडमिशन KVPY के थ्रू हो जाता है। तो इवन बिफोर JEE मुझे पता था कि मेरा गुड एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी एडमिशन इंश्योर्ड था, तो उससे मेरा JEE में बहुत सिक्योरिटी फैक्टर था। फिर उसके बाद सर IIT JEE दिया था 2016 में। JEE एडवांस्ड में मेरी ऑल इंडिया रैंक 727 थी। मैंने फिर आई जॉइंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट IIT बॉम्बे एंड वहाँ मतलब IIT का तो अलग 4 साल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बॉम्बे में। मेरे कंसिस्टेंटली हाई एकेडमिक स्कोर्स थे तो मुझे ब्रांच चेंज करने का भी अपॉर्चुनिटी कैंपस ने दी थी, बट आई वांटेड टू स्टिक टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं IIT में आई पास्ड आउट एज अ गोल्ड मेडलिस्ट। ओह दैट्स रियली गुड। बड़ी बात होती है IIT में गोल्ड मेडलिस्ट। देखो बिकॉज़ पूरे इंडिया का, वो भी बॉम्बे जहाँ पे सारे टॉप बच्चे हों। जी। तो आई वाज द बेस्ट ऑलराउंडर क्योंकि मेरा GPA हाई था, बट मैं स्विमिंग टीम का कैप्टन था IIT बॉम्बे में। और जो लार्जेस्ट हमारी स्टूडेंट बॉडी होती है उसका भी मैं प्रेसिडेंट था। तो इसलिए मुझे तो कैंपस में भी मुझे वही शौक था कि पढ़ाई तो ऑब्वियसली फोकस करना ही है, बट और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना है। तो ये अभी तो चल रहा था। आई पास्ड आउट इन 2020, तब से मैं जॉब कर रहा हूँ। एक और शुभांकर, मुझे याद है कि आप जो अपने रैंक से सेटिस्फाइड नहीं थे, आप शायद बीमार थे सीरियसली, मुझे अच्छी तरह याद है। जी। जब आपका एग्जाम होने वाला था तो शायद आप हॉस्पिटलाइज भी थे 1-2 दिन। जी सर। तो उससे क्या फर्क पड़ा कुछ? बिकॉज आप खुद सेटिस्फाइड नहीं थे अपने पेपर से, मुझे अच्छी तरह याद है। जी सर। तो सर वो एक्चुअली ये पूरा इंसिडेंट हुआ था मेंस के अराउंड, जो JEE मेंस था 2016 का। एंड मतलब स्कोर डिसेंट था, बट मुझे हमेशा ऐसा लग रहा था कि उस दिन मैं और उससे बेटर कर सकता था। बट वही था सर कि उस टाइम भी मतलब क्योंकि आपने जब 2 साल एक एग्ज़ाम की तैयारी की हो और वो अच्छा ना हो तो बहुत बुरा तो लगता ही है। बट उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था दोनों मेरे पेरेंट्स का कि उन्होंने मुझे उस बात पे मतलब फोकस करने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये तो बस क्वालिफाई करना था एग्ज़ाम, अब असली एग्ज़ाम तो अभी आगे आपको बाकी है, तो बिल्कुल इसके बारे में सोचना ही नहीं है, चिंता ही नहीं करनी है। चिंता लगी रहती थी, बट एटलीस्ट अगर कुछ चीज़ अब हो गई खराब या हाथ से निकल गई तो उस पर चिंता ना करके, क्योंकि मतलब इनफैक्ट उससे मैंने और मोटिवेशन लिया कि नहीं मतलब यहाँ मैं नहीं दिखा पाया, बट आगे अगले इससे बड़े स्टेज पे मुझे दिखाना है कि नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। जो एक लर्निंग भी है बच्चों के लिए। बिल्कुल लगता है किसी का अगर एक पेपर खराब हो जाए तो ही और सी मस्ट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, बिकॉज आप उसको सोच के और खराब अपना नहीं कर सकते। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट शुभांकर टॉप्ड इन IIT, जहाँ पे IIT फर्स्ट रैंकर से लेके सारे होते हैं, और इनफैक्ट ये एकेडमिक के साथ साथ और भी चीज़ों में नंबर 1 थे। मुझे अच्छी तरह से पता है। तो शुभांकर एक और क्वेश्चन हमारे बच्चों का होता है, ये मेरे पास स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था, मैंने उनको बताया था कि शुभांकर आने वाले हैं, तो उनका ये था कि आपका स्पोर्ट्स में कैसे आप टाइम डिवोट कर पाते थे, बिकॉज आई नो यू आर गुड डिबेटर ऑल्सो। जी आप डिबेटर भी बढ़िया थे और नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स पर्सन भी थे। जी। अभी आपने स्विमिंग का नाम ले लिया। तो आप उसमें थे, तो कैसे आप बैलेंस करते थे अपने टाइम को? जी सर मतलब बैलेंस
के बारे में तो मैं कहूँगा कि स्विमिंग मेरे लिए बहुत एसेंशियल थी। जब आप दिन में, आप तो सिर्फ जानते हैं जेई की पढ़ाई कैसी होती है, आप जब दिन में इतना टाइम आप पढ़ रहे हैं तो टुवर्ड्स द एंड आपका ही एफिशिएंसी, आपका ही आउटपुट कम होने लगता है अगर आप अपने आप को रिचार्ज ना करें। तो स्विमिंग मेरे लिए एक रिलीज था कि मतलब मैं 1 घंटा या पौन घंटा स्विमिंग करके वापस आके आ जाए तो मेरा पढ़ाई से टाइम उतना 45 मिनट जाते थे, बट जो मैंने वापस आके 2 घंटे पढ़ाई की होती थी वो वापस उसी क्वालिटी की होती थी जिस क्वालिटी से मैं दिन शुरू करता था। तो इसलिए मेरे लिए जो स्पोर्ट्स का महत्व ये था कि इवन ड्यूरिंग द प्रेपरेशन टाइम उससे मैं अपने आप को बहुत रिचार्ज करता था। बट इन जनरल आई थिंक कि मैं स्पोर्ट्स सर बहुत छुटपन से, बहुत बचपन से खेला हूँ, एंड जो मैंने स्पोर्ट्स से सीखा है उसी को अप्लाई करके मैं आगे बढ़ पाया हूँ एट डिफरेंट पॉइंट्स। मतलब अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब कोई चीज़ खराब हो जाती है तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने स्पोर्ट्स से ही सीखी है कि मतलब अभी हमारा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का अभी जो टेस्ट मैच है 8वें दिन उन्होंने बचा लिया उसको और जीत गए एंड में। तो मतलब जब तक खत्म नहीं हो जाती कोई चीज़ तब तक उसमें गिव अप ना करना, कैसे आप पलट कर सकते हैं, ये स्पोर्ट्स सीखा है। एक डिसिप्लिन का सेंस कि चाहे बिल्कुल अंदर से आप थक गए हो बट अगर आपके कोच ने आपको बोला है कि आपको 50 लैप्स करनी है तो आपको 50 लैप्स करनी है। वो एक सेंस एक स्पोर्ट्स से आता है। टीम वर्क का इतना सेंस कि आप एक रिले रेस में है, अब आपके दोस्त, आपका जो टीममेट है उसका रेस ठीक नहीं रही, उसने कम है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसके लिए कवर अप करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ स्पोर्ट्स से मैंने सीखी। तो इस चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स या जो भी आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी हो वो आपको छोड़नी नहीं चाहिए। आप उसका टाइम आपको ऑब्वियसली जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका टाइम आपको मॉडरेट करना पड़ेगा, बट मतलब वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प भी कर सकता है। जी हिसाब से जी। अच्छा सुभाकर, मैंने ये भी सुना है या इनफैक्ट देखा भी है क्लोजली, बच्चे भी जानना चाहते हैं, बच्चों के पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स का भी बड़ा अच्छा रोल रहा है आपके सक्सेस में, और आपने कई बार पब्लिकली उसको ऑन किया है, अपने न्यूज़पेपर में भी बोला है, मैंने सुना था। आपका फैमिली में क्या है, जरा बताएं आप कैसे पेरेंट ने आपको सपोर्ट किया, कैसे आपके ब्रदर ने सपोर्ट किया? जी, तो मैं एक बार सबके लिए बता देता हूँ सर कि सो मेरे फैमिली में मेरे मम्मी डैडी हैं एंड मेरा यंगर ब्रदर है आर्यमन। तो माई मॉम इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड माई फादर इज़ एन IPS ऑफिसर। उत्तराखंड में पोस्टेड थे कई साल, अभी दिल्ली में पोस्टेड हैं। एंड एक चीज़, मेरे पेरेंट्स दोनों बहुत एजुकेटेड, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत प्रिंसिपल्ड लोग हैं, एंड उन्होंने जितना टाइम डेडिकेट किया है, मतलब अपने इतने बिजी शेड्यूल्स में अपनी फुल प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करते समय उन्होंने सबसे आगे मुझे और मेरे भाई को रखा। तो एक चीज़ तो ये डेफिनेटली होती है कि पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से बच्चे ऑन ट्रैक रहते हैं, विच इज़ वन पार्ट, बट जो एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे हर चीज़ में फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ एकदम इनवैल्यूएबल है। क्योंकि सपोर्ट बहुत टाइप्स का होता है। मतलब मम्मा ने तो बहुत क्लास 10 तक तो हमें पर्सनली पढ़ाती थी, मैंने और मेरे भाई ने कभी किसी चीज़ से ट्यूशन्स नहीं लिए, तो वो तो मम्मा का एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट भी था। बट कभी लाइफ में या एग्ज़ाम टाइम में बहुत स्ट्रेस होता था, या कई बार कोई पेपर जैसे अच्छा नहीं होता था, तो उन्होंने हर स्टेप पे इतना इंकरेज और इतना सपोर्ट किया, इतना सेल्फ बिलीफ दिया कि नहीं मैं कर सकता हूँ, कि मतलब मुझ में वो बात है कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ या ये मैं टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ। तो वो हर स्टेप पे बहुत इम्पोर्टेंट रहा उनका सपोर्ट। इनफैक्ट जेई टाइम्स में तो सर इतना स्ट्रेस रहता था कि कई बार तो 2-3 लगातार टेस्ट कभी खराब हो जाते थे, तो बिल्कुल मन करता था कि छोड़ दूं, कहीं भाग जाऊं। बट मेरा क्वेश्चन भी था आपसे, ये तो नेगेटिविटी बीच में बहुत, मतलब कई बार, मतलब कुछ फेजेस में तो काफ़ी खराब माहौल हो जाता है, बट उन टाइम्स में भी मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट जो कांस्टेंट रहा, तो उसी ने नहीं पार लगाई है। जी, मतलब मैं तो जहाँ भी जाता था
पेरेंट्स हमेशा मतलब रेडिली सपोर्ट करते थे। एक और चीज़ है शुभांकर, जैसे बेसिकली एक बड़ा मिसकंसेप्शन है ये, सभी बच्चों के माइंड में। इनफैक्ट यू नो द रियल पर्सन आर वेरी लेस। जब भी हम मार्केट में जाते हैं और किसी से भी मिलते हैं जी, तो यू नो सक्सेसफुल बच्चे सिर्फ 2 से 10% होते हैं जी। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इधर क्वालिफाई नहीं कर पाते या कोई रीजन से वो नहीं देते एग्जाम या जा नहीं पाते हैं। तो हम जब से जिससे भी मिलते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि हम उनसे मिलते हैं जो सक्सेसफुल नहीं है। जी। तो एक मिसकंसेप्शन होता है, वो ये कहते हैं कि बोर्ड की प्रिपरेशन अलग होती है, जी, IIT या नीट की प्रिपरेशन अलग होती है। इफ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर वन थिंग यू विल बी मिस्ड आउट द सेकंड वन। जी। बट आई नो यू, आपने 10th में आपकी इंडिया लेवल पे पोजीशन थी बोर्ड एग्जाम में, जी, एंड परहैप्स आपकी 12th में भी इंडिया लेवल पे थी। जी, जी। तो आपने कैसे मैनेज किया दोनों को, क्योंकि दोनों को बैलेंस करना, और हम सब जानते हैं उत्तराखंड देहरादून की स्कूलिंग कितना डिमांडिंग होती है। जी। यहाँ पे तो स्कूल आपको स्पेयर नहीं करता जनरली, बड़ी मुश्किल से आप अच्छा परफॉर्म कर करके थोड़े एक्सक्यूजेस लेते हो उनसे कि जी हम अच्छा कर रहे हैं, हमें अलाउ कर दो कंपटीशन के लिए। जी। तो कैसे मैनेज किया आपने? सर ये आपके यू नो आपकी एक पर्सनल विल की बात होती है कि मतलब ये मैंने डेफिनेटली पहले, मुझे भी ये बहुत कन्फ्यूजन था और ऐसा कोई एग्जाम्पल भी नहीं मिल रहा था जिसने दोनों जगह किया हो। हाँ, बहुत कम एग्जाम्पल्स थे। एंड अगेन स्कूल में भी वो बिल्कुल इंकरेज नहीं करते हैं। तो उस चक्कर में आई थिंक देहरादून में कई बच्चे इसलिए छोड़ देते हैं जेई या नीट की तैयारी, क्योंकि वो स्कूल से उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, और इवन आफ्टर दैट सर, मतलब मेरा तो आई हैड 98% इन क्लास 12, बट इवन बेटर, मतलब जो मेरे छोटे भाई का एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो छोटा भाई आर्यमन है, तो ही हैड ऑल इंडिया रैंक 309 इन जेई एडवांस्ड एंड 99.4% इन CBSE क्लास 12 बोर्ड। ऑल इंडिया साइंस स्ट्रीम टॉपर था। रिपब्लिक डे परेड पे मोदी जी ने उनको प्राइम मिनिस्टर्स बॉक्स में बैठा था। तो उसको भी देख के जो मुझे समझ आया कि दोनों में आपका सिलेबस सेम है, कंटेंट सेम है, बस अप्रोच डिफरेंट है। बोर्ड में जो थोड़ी सी थ्योरेटिकल अप्रोच है और आपके जो आपका कंपेटिटिव एग्जाम है उसमें एक अप्लाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। बट ये दोनों चीज़ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। इनफैक्ट जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो अच्छी तभी हो पाएगी अगर आपका थ्योरेटिकल बेसिस स्ट्रॉन्ग हो। एंड अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करोगे तो आपको थ्योरेटिकल बेसिस, आप जितनी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उससे आपकी थ्योरी और रीइंफोर्स होती है। तो इसलिए दीज टू थिंग्स गो हैंड इन हैंड। मतलब इनको आप अगर इंडिपेंडेंटली नहीं कि मैं अब रोटेशन में बोर्ड का पढ़ाई करूंगा फिर मैं रोटेशन में जेई का करूंगा, इस अप्रोच से कर पाना बहुत मुश्किल है। बट आप अगर रोटेशन का चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो आप पहले एक बार अपनी CBSE की बुक से या ICSE की बुक से आप वो चैप्टर पढ़ें, आप उसकी थ्योरी ग्रैस्प करें, फिर उसके ऊपर आप अपने कोचिंग में जो पढ़ा उसकी एक लेयर ऐड करें, तो आपका एक मजबूत लेयर बन गई। फिर उसके ऊपर से आप अपने बोर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करें, जेई के पास पेपर सॉल्व करें, तो वो आपका चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस से सारी लेयर्स को कवर करते हुए आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। बट अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं अभी मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ जेई पर पढ़ूंगा, अभी मैं बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं अपनी कोचिंग का मटेरियल नहीं देख के मैं सिर्फ अपनी स्कूल का मटेरियल देखूंगा, तो आपके लिए आगे जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी। That's really true बच्चों, ये बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने। और मुझे लगता है कि ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो डाउट होता है वो इस बात से क्लियर हो सकता है आज कि हमें दोनों को पैरेलली एड ऑन चलाना पड़ेगा, साइड बाय साइड कह सकते हैं या साइमल्टेनियसली कह सकते हैं, आप उसको अलग से प्लान नहीं कर सकते। तो मतलब कुछ क्वेश्चंस और हैं मेरे पास। जी सर। वो ये है कि यू नो जो आजकल बच्चा है, आपको पता है कि आपके टाइम में थोड़ा, बिकॉज 4 years बैक डाउन द लाइन सिचुएशन वाज नॉट एज टफ एज इट इज टुडे। एब्सोल्युटली। अभी ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा है, दिन भर वो आंखों के सामने उसकी स्क्रीन रहती है जी। कोचिंग्स भी मैक्सिमम ऑनलाइन चल रही हैं। राइट। तो आपका क्या सजेशन होगा, बच्चा कैसे मैनेज करे आज के टाइम में? सर मतलब ये तो मैं तो सारे बच्चों को यही बताना चाहूँगा कि मतलब आप लोग जो कर रहे हैं वो इतना टफ और इतना डिफिकल्ट काम है कि मतलब हम लोग को तो बहुत आसानी से अपना टाइम में काट दिया, तो हैट्स ऑफ टू यू।
मतलब मैं भी एक्चुअली, मुझे तो अपना जॉब ऑनलाइन करना पड़ रहा है, मुझे उसमें इतनी दिक्कतें आती हैं। बट सर ऐसे टाइम में एक कंपोनेंट तो डेफिनेटली ये है कि आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आपका मतलब एक जगह बैठे बैठे बिना कहीं हिले डुले, आंखों पे स्ट्रेन, वो एक कंपोनेंट है सर। दूसरा एक जो बहुत ज़्यादा मुझे बड़ा कंपोनेंट लगता है, मैं अपने भाई की भी ऑनलाइन क्लासेस देखता हूँ, कि हम लोग एक एक्साइटमेंट से आते थे कि सर से बात करेंगे, दोस्त मिलेंगे, प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। वो एक जो चीज़ है, दर इज़ मतलब जो इंटरेक्शन का कंपोनेंट है, मतलब ऑफ कोर्स एक डिजिटल इंटरेक्शन है, बट वो वर्चुअल इंटरेक्शन उसको मतलब वर्चुअल इंटरेक्शन रियल इंटरेक्शन जितना कभी सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता। तो इन जनरल जो बच्चों को कंफर्ट करने वाली जो चीज़ें होती थी कि फ्रेंड्स के साथ बैठ के मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते करते भी जो थोड़ा हंसी ठट्टा जो आपको रीजुविनेट करता है, वो नहीं हो पा रहा। तो इसलिए मेरा तो इस टाइम में बस यही लगता है कि आपको यही समझना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके सब लोग की लाइफ में इतना टफ टाइम चल रहा है, तो और आप ज़्यादा एफर्ट करिए लोगों से कनेक्ट करने का, अपने टीचर्स से कनेक्ट करने का। अपने घर पे आपको इतना टाइम घर पे मिल रहा है घर वालों से कनेक्ट करने का। मुझे तो सारी मेरी पूरी प्रिपरेशन में जो सबसे कंफर्टिंग चीज़ होती थी कि मेरा मुझे ऐसा गिव अप करने का मन कर रहा होता था, या मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा होता था, मैं जाके अपने पेरेंट्स के पास बैठ जाता था या अपने भाई के पास बैठ जाता था। उनको मैं बताता था कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो मैं कम्युनिकेट करता था। क्योंकि आपके मतलब फैमिली इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और फैमिली आपको हर जगह सपोर्ट करेगी, आपके फ्रेंड्स आपको हर जगह सपोर्ट करेंगे, बट आपको उनको बताना चाहिए कि मुझे ये स्ट्रेस लग रहा है या मुझे ये दिक्कत आ रही है। तो सिंपली बात करके आपको बहुत बेटर लगेगा अपने बारे में, अपने दिन के बारे में। तो मुझे बस यही एडवाइस है कि मतलब हम कट ऑफ हो गए हैं कोविड की वजह से एक दूसरे से, बट हमें वो कनेक्शन नहीं लूज करना चाहिए। दैट्स रियली वेरी वेरी गुड, बिकॉज हम लोग भी ये बात बताते हैं, बट जब अगर आप बच्चे हमारे अपने सीनियर से सीखते हैं तो जल्दी अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल आपने सही बात, मैं 100% कन्विंस हूँ। और इनफैक्ट कुछ चीज़ें मुझे और अच्छी लगी आपकी जी, कि जनरली बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं करता आज के टाइम में जी, वो अपने तक अंदर में बात रखता है और परेशान रहता है। शायद वो कम्युनिकेशन अगर खत्म हो इधर फ्रॉम पेरेंट साइड और फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, तो मुझे लगता है रिजल्ट और अच्छा आएगा। वो जो फिजिक्स की रेजोनेंस वाली सिचुएशन होती है उसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो वही वाला हो जाएगा। तो ये हमारा एक फेज का इंटरव्यू है। इसके बाद मैं कॉलेज की लाइफ भी जानूंगा, और इसमें मैं चाहूंगा आखिरी में आप बच्चों को मैसेज क्या देना चाहेंगे, जो बच्चे जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे 9th-10th में वो चाह रहे हैं एनटीएससी क्वालिफाई करें जी, या जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी अगर वो करना चाहते हैं, तो आपका मैसेज क्या है उन बच्चों के लिए? जी, जब मैं इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहा था तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बट इवेंचुअली क्या ये काम आएगी, या अगर काम आ भी गई तो विल इट बी वर्थ इट। तो मैं आपको अब ये बताना चाहूँगा कि अब जब मैं पीछे देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने सही टाइम पे इतनी मेहनत की, अच्छे लोगों से गाइडेंस ली, क्योंकि इट वाज डेफिनेटली वर्थ इट। ये जितने आपके एग्ज़ाम्स हैं, जितने आपके जेईई है, कॉलेज है, आप लोग बतेरे अभी डिसीजंस लेने आगे, ये अगर आपको लग रहा है कि ये आप किसी और के लिए कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, या आप अपने स्कूल के टीचर्स के कहने पे कर रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स के कहने में कर रहे हैं, तो मत करिए। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप रियलाइज़ करें कि ये सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व होगा, आपके टीचर्स को आप पे गर्व होगा, आपके फ्रेंड्स को बहुत खुशी होगी, बट ये आप कर अपने लिए रहे हैं। तो जब आप कोई चीज़ अपने लिए करते हैं तभी आप उसको फुल डेडिकेशन, फुल हार्डवर्क, फुल कमिटमेंट से कर पाएंगे। क्योंकि इस अभी मेहनत करने के जो आगे जाके फ़ायदे हैं सर, जो मैं देखता हूँ, वो बहुत बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा बस ये मैसेज है कि ये आप प्लीज़ रियलाइज़ करिए कि ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, ये जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, और उसको उस स्पिरिट, उस डेडिकेशन के लिए करिए कि इससे आपके आगे की लाइफ का निर्माण हो रहा है। That's really great शुभांकर। ये पहला फेज था जी। सेकेंड फेज पे हम जानेंगे आपके कॉलेज की लाइफ और आगे बच्चों को कैसे मैसेज किया जाए, बिकॉज कुछ बच्चे हमारे जो कॉलेज में हैं वो कैसे करें, वहाँ डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है जी। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।